लेट अस सी द कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर, है ना। तो यहाँ बोर्ड पे जो है ट्रांसफार्मर का पूरा फुल कंस्ट्रक्शन दिखाया गया है। एक ट्रांसफार्मर में कौन कौन से पार्ट होते हैं, लेट्स सी कौन कौन से पार्ट होते हैं। ये बाहर जो आपको दिख रहा है इसको कहते हैं ट्रांसफार्मर टैंक। ये जो ब्लू वाला दिख रहा है बाहर वाला, इट इज कॉल्ड ट्रांसफार्मर टैंक। ये एक टैंक होता है जिसमें ना हम लोग ट्रांसफार्मर को रखते हैं। एक्चुअली ये ट्रांसफार्मर का एक वैसा पार्ट है जिसमें मेन पार्ट जो है ट्रांसफार्मर का वो रखा जाता है, इसको बोलते हैं ट्रांसफार्मर टैंक। इस ट्रांसफार्मर टैंक से यहां रेडियल पाइप, सब रेडियल पाइप्स लिखे होते हैं, रेडियल ट्यूब्स निकले होते हैं, देख रहे हो। ये इस रेडियल ट्यूब्स क्यों होता है, ताकि ना ट्रांसफार्मर को ठंडा किया जा सकते हैं। एक एक करके हम लोग देखेंगे इनके काम क्या क्या है, एक एक पार्ट का काम क्या है। नेक्स्ट, ये जो बीच वाला दिख रहा है ब्लैक, इट इज द मेन पार्ट ऑफ ट्रांसफार्मर कॉल्ड कोर। इसको बोलते हैं कोर, द ब्लैक वन, इट इज द कोर, इट इज मैग्नेटिक मटेरियल का कोर है। ये दोनों साइड आपके दो बाइंडिंग्स दिए गए हैं, हालांकि इस पे बाइंडिंग्स जो हैं अलग अलग ना होके एक ही पे बाइंडिंग होते हैं। लेट्स डिस्कस फर्दर। तो ये दो बाइंडिंग्स हैं यहाँ पे, दो आपके पास रेडियंट ट्यूब दिए गए हैं यहाँ पे बाहर की तरफ, जिसमें से अंदर जो ये रेड वाला दिख रहा है डॉटेड, इट इज अ ट्रांसफार्मर वायल, यानी कि इसमें ना पूरा ट्रांसफार्मर का तेल भरा होता है। पैराफिन बेस्ड वायल होता है ये, जो एल्विस कलर का होता है। तो ये इसमें पूरा ट्रांसफार्मर का वायल भरा हुआ है, ट्रांसफार्मर वायल इसको बोलते हैं। नेक्स्ट, ये जो बड़ा वाला ऊपर पार्ट दिख रहा है इसको कंजर्वेटर बोलते हैं। ये जो बड़ा वाला पार्ट है ये कंजर्व करके रखता है वायल को। एक एक करके प्रॉपर्टीज देखेंगे उसकी। नेक्स्ट, ये जो पार्ट है जो वेंट टाइप पाइप से कनेक्टेड है, ये वाला पार्ट, इसको ब्रीथर कहा जाता है, सांस लेने में काम आता है, ब्रीथर, है ना। ये जो पार्ट है इसको ब्रीथर कहा जाता है, जिसमें सिलिका जेल भरा हुआ है, इसमें सिलिका जेल के क्रिस्टल भरे होते हैं। ये जो पाइप है जिससे कि ब्रीथर कनेक्ट होता है उसको वेंट पाइप कहा जाता है। नाउ दिस आर 4 टर्मिनल्स, जो कि किससे निकाले गए हैं, 4 बुशिंग से निकाले गए हैं। एक्चुअली ये जो ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग्स हैं, एक वाइंडिंग इधर है, दूसरा वाइंडिंग इधर है। आपको पता है 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है। इट मे हैव दैट एचबी होगा तो एलबी होगा, या एलबी होगा तो ये एचबी होगा, व्हाटएवर इट इज। बट ये जो 2 टर्मिनल, इसके 4 टर्मिनल्स होंगे, हर एक वाइंडिंग के 2-2 टर्मिनल्स हैं। तो ये चारों वाइंडिंग के जो 2 वाइंडिंग के जो 4 टर्मिनल्स हैं उनको बाहर निकाला गया है थ्रू ये 4 बसिंग्स। तो बस ये बुशिंग क्या होते हैं, ये ना इस वाइंडिंग को इस ट्रांसफार्मर के टैंक से कनेक्ट होने से बचाते हैं। मीनिंग क्या देख रहे हो, ये डिफरेंट टाइप के बशिंग हम लोग यूज करेंगे, जब डिटेल में पढ़ेंगे तो हमको पता चलेगा फर्दर हम लोग। तो ये बशिंग जो यहां दिख रहे हैं, इनसे ना वाइंडिंग्स निकलता है, ताकि ना ये वाइंडिंग और ये ट्रांसफार्मर का टैंक इंसुलेटेड हो जाए। इससे क्यों इंसुलेट करना है, अदरवाइज ना पूरा करंट फैल जाएगा इस ट्रांसफार्मर के टैंक पे, एंड इट विल बी डेंजरस फॉर वुमेन। इसलिए ये जो हम लोग बुशिंग लगाते हैं ये एक्चुअली इंसुलेटर का काम करता है। इस वाइंडिंग को और ट्रांसफार्मर के टैंक को अलग अलग रखने में एक इंसुलेशन का काम करता है। तो 2 वाइंडिंग्स हैं, 4 टर्मिनल्स, और ये 4 बुशिंग लगाए जाते हैं यहाँ पे। क्लियर। नेक्स्ट, ट्रांसफार्मर को पूरे वायल से फिट किया जाता है। इसके 2 पर्पस होते हैं, एक तो उसको ठंडा रखने के लिए एंड इंसुलेशन प्रदान करने के लिए, इंसुलेशन देने के लिए। तो ये ठंडा रखने के लिए इसमें वायल फिट किया जाता है। इसलिए ये बाहर से जो लिप्स दिख रहे हैं तुमको, जिसको तुम रेडियल ट्यूब कह रहे हो, रेडियंट ट्यूब, इसमें से ना वायल पास होता है, देख रहे हो बेटा यहाँ पे, और इनके बीच में ना एयर पास होने का रास्ता होता है। तुम ट्रांसफार्मर के पास जाओगे तो देखोगे दोनों तरफ ना लिप्स लगे होते हैं। लिप्स मतलब खिड़की जैसा लगेगा तुमको। तो ये यहां से ना एयर पास होता है। तो जब ये गर्म जो वायल है गर्म होके इधर से पास होता है और एयर इससे आर पार होते हैं, तो ये कूलिंग में मदद करता है। नेचुरल कूलिंग कहा जाता है। डिफरेंट कूलिंग होते हैं, फिर हम लोग फर्दर उसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग रेडियंट ट्यूब यूज करते हैं सच दैट कि ट्रांसफार्मर को कूल किया जा सके जब वो गर्म होता है। तो ये बेसिक पार्ट होते हैं। नेक्स्ट, एक और इंपॉर्टेंट पार्ट है बकल्स रिले। ये जो यहां रिले लगा हुआ है ट्रांसफार्मर के प्रोटेक्शन के लिए, इसमें लगा होता है। ये ट्रांसफार्मर के टैंक जो कंजर्वेटर है उसी में लगा होता है। इट इज कॉल्ड बकल्स रिले टू फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर। अब हम लोग करने के वाले हैं, ये तो पूरा ब्रीफ डायग्राम हुआ, और ये कौन सा व्यू है, क्रॉस सेक्शनल व्यू ऑफ ट्रांसफार्मर है। यानी कि ट्रांसफार्मर काटा गया है तब हुआ क्रॉस सेक्शनल व्यू। क्रॉस सेक्शनल व्यू, ये क्रॉस सेक्शनल व्यू है ट्रांसफार्मर का ना हो। अब हम लोग एक एक करके एक एक पार्ट डिस्कस करेंगे।
कोर से स्टार्ट करेंगे और करते करते सारे हम लोग उधर ब्रीथर तक जाएंगे, एक एक पार्ट को डिस्कस किया जाएगा। लेट स्टार्ट विद द कोर। तो सबसे पहले आप वीडियो पॉज करिए, इसको पूरी तरह से कॉपी कर लीजिए जैसा बोर्ड पे लिखा गया, एंड नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे एक एक से, दैट इज कोर। फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे कोर से। नाउ लेट अस सी द कंस्ट्रक्शन ऑफ कोर, एंड इसी को किसी किसी बुक में टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर ऑन द बेसिस ऑफ कोर कहता है। तो जो ट्रांसफार्मर है उसमें बेसिकली दो टाइप के कोर यूज किए जाते हैं, एक को बोलते हैं कोर टाइप ट्रांसफार्मर, दूसरे को बोलते हैं सेल टाइप ट्रांसफार्मर। फर्स्ट ऑफ ऑल कोर क्यों यूज किया जाता है, आप अभी देख के आए वो ना मैग्नेटिक मीडियम सेम होना चाहिए। डिफिनेशन क्या देख के आए, मैग्नेटिक मीडियम सेम होना चाहिए, यानी कि आपके पास ये जो दो वाइंडिंग्स हैं ये ना सेम मैग्नेटिक मीडियम पे होने चाहिए। तो ये मैग्नेटिक मीडियम प्रोवाइड करने के लिए, मैग्नेटिक कपलिंग के लिए कोर यूज किया जाता है। आई होप क्लियर हुआ। इसलिए कोर जो है ना वो अच्छा मैग्नेटिक मटेरियल होना चाहिए। तो किसका बना होता है ये, CRGO कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील का बना होता है। CRGO स्टील का बना होता है ये, ठीक है, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील का बना होता है, पहली बात है। दूसरी बात कि ये जो कोर है वो लेमिनेटेड स्ट्रक्चर होता है, ये सब आप ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं एडी करंट लॉस को कम करने के लिए। ये कोर जो है वो लेमिनेटेड स्ट्रक्चर होता है, ये क्रॉस सेक्शनल व्यू है, जबकि अगर तुम उसका क्रॉस सेक्शन काटोगे, है ना, अगर इसका क्रॉस सेक्शन यहां से कट करोगे तो वो ना लेमिनेटेड स्ट्रक्चर होता है, हम लोग कोर क्रॉस सेक्शन में देखेंगे उसको। तो ये जो है ट्रांसफार्मर जो है बेसिकली दो टाइप का होता है, कोर टाइप एंड सेल टाइप। ये कोर टाइप जो ट्रांसफार्मर है, देख रहे हो, ये कोर टाइप ट्रांसफार्मर है, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक सर्किट का होता है। मतलब क्या, इसका मैग्नेटिक सर्किट यूनिफॉर्म होता है। ये जो आप हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रहे हो, इनको हॉरिजॉन्टल लाइन को योक कहा जाता है, योक, एंड जो वर्टिकल दिख रहा है उनको लिंब कहा जाता है, लिंब और लेग भी कहा जाता है। तो लिंब और लेग कहा जाता है। डेफिनेटली यहां पे दो योक हैं और तीन लिंब हैं, यहां पे दो योक है और दो ही लिंब है, तो इसको क्या बोलते हो तुम, इट इज योक, एंड जो वर्टिकल है इसको क्या बोलते हो, लिंब और लेग। तो इसमें तीन लिंब और दो योक होते हैं, इसमें दो योक एंड दो लिंब होते हैं। इतना बात क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखोगे वाइंडिंग जो है बेटा कुछ ऐसे किया जाता है। सबसे पहले ये जो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, यहां पे अनयूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, ये जो सेंट्रल लिंब है, ये तीन लिंब है, एक दो एंड तीन, जो सेंट्रल लिंब है ये दो टाइम होता है आउटर लिंब का, ये क्रॉस सेक्शन बनाया जाता है। जब तो ये आउटर लिंब जो है ये पतले होते हैं और जो इनर लिंब है ये दो गुना होता है, इसको इनर लिंब कहा जाता है, इसको आउटर लिंब कहा जाता है। नेक्स्ट, ये जो कोर टाइप ट्रांसफार्मर है ये रिप्रेजेंट करता है सीरीज मैग्नेटिक सर्किट को। देख रहे हो यहां जो फ्लक्स फॉलो करेगा वो एक डायरेक्शन में सेटअप होगा। देख रहे हो बेटा, ये फ्लक्स अगर फॉलो कर रहा है तो इस तरह से ये सेटअप हो जाएगा इसमें। तो ये किस टाइप का आपका मैग्नेटिक सर्किट हुआ, इट इज अ सीरीज मैग्नेटिक सर्किट। जबकि यहां जो फ्लक्स सेटअप होता है ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, ये दोनों आउटर लिंब के थ्रू आधा आधा डिवाइड हो जाता है। यानी कि अगर बीच से 5 फ्लक्स जाता है तो 5/2 फ्लक्स इधर से जाता है एंड 5/2 फ्लक्स इधर से जाता है, इसलिए इसको पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट कहा जाता है। जबकि यहां पे इंटायर कोर में 5 फ्लक्स ही फ्लो करता है, यानी कि ये आपका सीरीज मैग्नेटिक सर्किट होता है, ये पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट होता है। क्लियर? नाउ इसमें वाइंडिंग को ऐसे किया जाता है जिसको हम लोग कोसेंट्रिक वाइंडिंग कहते हैं। कैसे होता है कोसेंट्रिक वाइंडिंग, हमने एक लिंब लिया, उस पे इंसुलेशन डाला, ये इंसुलेटर है, जितना रेड दिख रहा है इज आर द इंसुलेटर्स। तो इंसुलेशन डाले, किसका इंसुलेटर होता है, वर्निश का, माइका का और इंटीग्रेटेड पेपर का। या तो वर्निश लगाया जाता है, वर्निश का लेप होता है, माइका का लेप, एंड इंटीग्रेटेड पेपर होता है, एक पेपर होता है जिसको इंटीग्रेटेड पेपर कहा जाता है, ये भी एज ए इंसुलेटर यूज किया जाता है ताकि ये वाइंडिंग जो है ना एक कोर से कनेक्ट नहीं हो पाए और कोर का वाइंडिंग का सप्लाई कोर में नहीं है। वी हैव टू द पर्पस, यानी कि इसकी सप्लाई कोर में नहीं जानी चाहिए, इसलिए हम बीच में क्या लगाते हैं, इंसुलेटर लगाते हैं। जितना रेड लगे इंसुलेटर लगाते हैं। तो कोर के बाद इंसुलेटर लगाए, दो वाइंडिंग को सेपरेट करने के लिए भी इंसुलेटर लगाए। कोर के बाद इंसुलेटर लगा के पहले लो वोल्टेज वाइंडिंग किए, फिर उसके ऊपर हाई वोल्टेज वाइंडिंग करते हैं। देखो ऐसे करते क्या है, कैसे एक्चुअली सबसे पहले एक इंसुलेटर लिए, उसके ऊपर हमने लो वोल्टेज वाइंडिंग किया, फिर इंसुलेटर लगाया, फिर हाई वोल्टेज वाइंडिंग किया, इसी तरह होता है। तो ये एक आपका कोर है, इस पे इंसुलेटर लगाए,
आधा वाइंडिंग मान के चलो यहां लो वाइंडिंग का किया, आधा वाइंडिंग यहां किया, हाई वोल्टेज का आधा वाइंडिंग यहां किया, आधा वाइंडिंग यहां किया। तो एक वायर लिए, इंसुलेटर लगाए, एक वायर लिए, लो वोल्टेज 500 टर्न लपेटना है, 250 टर्न यहां लपटे, 250 टर्न यहां लपटे, निकल गए। नेक्स्ट हाई वोल्टेज वाइंडिंग करना है, 1000 मान के चलो टर्न है, फिर दोनों पे इंसुलेटर चढ़ाए और दोनों के ऊपर लपेटे। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि लीकेज फ्लक्स को कम किया जा सके। सर लीकेज फ्लक्स को कैसे कम करोगे? देखो यहां से जो फ्लक्स एयर से अपना पाथ कंप्लीट करता है उसी को लीकेज फ्लक्स कहते हैं। अब एक बात देख बेटा, यहां से जो फ्लक्स निकलेगा एयर के थ्रू जाना तो चाहेगा, लेकिन वो किस वाइंडिंग में चला जाएगा? एचवी वाइंडिंग में। अगर वो यहां से जाएगा तो हाई वोल्टेज, वो एयर के थ्रू जाएगा, लेकिन इधर किसके थ्रू चला जाएगा? हाई वोल्टेज वाइंडिंग के थ्रू। इसलिए टू रिड्यूस द लीकेज फ्लक्स, लीकेज फ्लक्स को कम करने के लिए हम लोग कौन सी वाइंडिंग यूज करते हैं? ये आपका यहां कोसेंट्रिक वाइंडिंग यूज किया जाता है। कोसेंट्रिक मतलब एक ही सेंटर पे दो वाइंडिंग्स। इतना बात ये समझ में आ गया यहां पे? तो यहां पे क्या देख रहे हो? कोर को ना बाइंडिंग सराउंड किए हुए, कोर को वाइंडिंग सराउंड किए हुए। एक कोर है, उसके चारों तरफ क्या लपेटे हो तुम? वाइंडिंग लपेटे हो। लेट्स कम टू दिस पॉइंट। ये सेल टाइप ट्रांसफार्मर में, सेल मतलब जानते हो ना, खिड़की, खिड़की जैसा। तो ये दो आपको खिड़की दिख रहा होगा यहाँ पे, ये सेल टाइप ट्रांसफार्मर होता है। इसमें जो वाइंडिंग किया जाता है इसको सैंडविच और इंटरलिप्ड वाइंडिंग कहते हैं। सैंडविच, सैंडविच खाए हो? वो कैसे होता है? एक तुम्हारे पास ब्रेड हो गया, फिर बीच में सैंडविच का मटेरियल लगा होता है, फिर आपका ब्रेड होता है। तो इस तरह से सैंडविच बनता है। सिमिलर टू दैट, लो वोल्टेज वाइंडिंग, इंसुलेटर, हाई वोल्टेज वाइंडिंग, इंसुलेटर, लो वोल्टेज वाइंडिंग, इंसुलेटर एंड सो ऑन। इस तरह के वाइंडिंग होते हैं। इसमें जो वाइंडिंग किया जाता है इट इज द सैंडविच और इंटरलिप्ड वाइंडिंग। तो इसमें सैंडविच और इंटरलिप्ड वाइंडिंग करते हैं, इसमें कोसेंट्रिक वाइंडिंग करते हैं। क्लियर? अब देखो यहां पे क्या हुआ, वाइंडिंग को चारों तरफ से कोर ढका हुआ है, देख रहे हो? वाइंडिंग को चारों तरफ से कोर ढका हुआ है। तो इसमें कोर सराउंड्स द वाइंडिंग, वाइंडिंग सराउंड्स तो कोर नहीं है, यहां पे कोर को ना वाइंडिंग सराउंड किए हुए है। सॉरी, वाइंडिंग को ना कोर सराउंड किए हुए हैं, यहां पे कोर को ना वाइंडिंग सराउंड किए हुए हैं। तो यहां ज्यादा कोर आपको लगता है, यहां ज्यादा वाइंडिंग्स आपको लगते हैं। इसमें कोर ज्यादा होता है, इसमें वाइंडिंग्स ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट, जो कोर है, अगर कोर ज्यादा होगा तो हाई वोल्टेज पर तुम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि जो कोर लॉस होता है पीएच एंड पीई, ये ना किसके प्रोपोर्शनल होता है? वोल्टेज के प्रोपोर्शनल होता है। एक्चुअली तो वोल्टेज होता है। यानी कहने का मतलब यह है कि आप हाई वोल्टेज एप्लीकेशंस में इसका यूज नहीं कर सकते। तो आपको जितने भी पावर ट्रांसफार्मर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर दिखते हैं, जितने भी आपको ट्रांसफार्मर दिखते हैं पावर डिस्ट्रीब्यूशन, वो सारे कोर टाइप ट्रांसफार्मर होते हैं। जबकि ये ट्रांसफार्मर लो वोल्टेज एप्लीकेशन में कहां देखोगे? ये तुम जब प्रोजेक्ट बनाते हो वहां ट्रांसफार्मर मिलता है, ये वाला छोटा छोटा, जो छोटे छोटे ट्रांसफार्मर्स होते हैं। वाइंडिंग को सेफ भी रखना है तो कोर बाहर से हो गया, एंड ये छोटे रेटिंग के ट्रांसफार्मर यूज किए जाते हैं छोटे रेटिंग के लिए, लो वोल्टेज एप्लीकेशन के लिए, जैसे तुम लेबोरेटरी वगैरह में यूज करते हो, प्रोजेक्ट्स में यूज करते हो उसमें। नाउ इस वाले में इंसुलेशन कम लगता है, देख रहे हो? इसमें इंसुलेशन कम लगते हैं, इसमें इंसुलेशन ज्यादा लगता है। इट रिक्वायर्ड लेस इंसुलेशन बिकॉज ना वोल्टेज बढ़ जा रहा है, आधा वोल्टेज यहां, आधा वोल्टेज यहां, वोल्टेज बढ़ जा रहा है। एज वेल एज यहां पे जो है आपका वोल्टेज नहीं बटने के चलते, ये देख रहे हो हाई वोल्टेज पूरा बीच में है, वो बट नहीं रहा है। इसलिए क्या होता है ना, यहां पे जो है कंपैरेटिवली ज्यादा इंसुलेशन लगता है एज कंपेयर टू दिस। तो इंसुलेशन रिक्वायरमेंट वहां ज्यादा होती है, यहां कम होती है। यहां कॉपर ज्यादा लगता है, यहां आयरन ज्यादा लगता है। यहां आयरन कम लगता है, यहां कॉपर कम लग, यहां आयरन कम, यहां कॉपर कम लगता है ना। ये हाई वोल्टेज एप्लीकेशन में यूज करते हैं, इसको लो वोल्टेज एप्लीकेशन में यूज किया जाता है। ये सीरीज मैग्नेटिक सर्किट है, ये पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट है। दिस मस्ट पॉइंट वी हैव। नेक्स्ट आते हैं कोर का यूज क्यों है, क्यों होता है कोर? तो कोर हम लोग यूज करते हैं टू फाइंड फॉर द मैग्नेटिकली कपल्ड द टू वाइंडिंग्स। तो दो वाइंडिंग को मैग्नेटिकली कपल्ड करने के लिए। तो यहाँ कौन सा वाइंडिंग होता है? कोसेंट्रिक वाइंडिंग, यहाँ सैंडविच और इंटरलिप्ड वाइंडिंग। तो वीडियो पॉज करेंगे, इनको कॉपी करेंगे और लिखेंगे पहला पॉइंट। पहला पॉइंट लिखोगे इसमें, इट हैज सीरीज मैग्नेटिक सर्किट, पहला पॉइंट। इट हैज सीरीज मैग्नेटिक सर्किट, कोर में पहला पॉइंट। यहां इट हैज सेल में पहला पॉइंट। इट हैज पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट, इट हैज पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट, उस पे इधर आएगा। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, वाइंडिंग सराउंड्स द कोर, कोर सराउंड्स द वाइंडिंग। इसमें वाइंडिंग सराउंड्स द कोर, सेल टाइप में कोर सराउंड्स द वाइंडिंग, वाइंडिंग सराउंड्स द कोर, कोर सराउंड्स द वाइंडिंग।
नेक्स्ट, it has uniform cross section of core. It has uniform cross section of core. सेल टाइप में it has central limb cross section is 2 times of outer limb. It has central limb cross section is 2 times of outer limb, hence ununiform cross section of core. Hence ununiform cross section of core. Next point, concentric winding is used. core type में concentric winding is used. cell type में सैंडविच और इंटरलिव्ड वाइंडिंग इज यूज. इंटरलिव्ड मतलब दो के बीच में एक, इंटरलिव्ड. इट हैज सैंडविच और इंटरलिव्ड वाइंडिंग इज यूज. नेक्स्ट, अब देखो इसमें ना विजुअल इंस्पेक्शन कूलिंग इजी होगा. वाइंडिंग बाहर है तो आराम से देख लोगे, और कूलिंग रिपेयर मेंटेनेंस सब इजी होगा. इसमें रिपेयर मेंटेनेंस बहुत डिफिकल्ट होता है. तो छोटा छोटा ट्रांसफार्मर जल्दी रिपेयर नहीं होता, खराब हो जाता है तो फेंक दिया जाता है ना. तो इसमें रिपेयर मेंटेनेंस, विजुअल इंस्पेक्शन, कूलिंग डिफिकल्ट होता है, इसमें इजी होता है. लिखोगे यहां पे विजुअल इंस्पेक्शन ऑफ वाइंडिंग, विजुअल इंस्पेक्शन ऑफ वाइंडिंग कॉमा रिपेयर मेंटेनेंस एंड कूलिंग, repair maintenance and cooling is easy, are easy. इधर visual inspection comma repair maintenance and cooling are difficult. Next point, next core type में it required less core, more copper. It required less core, more copper. Next cell type में it required more core, less copper. It required more core, less copper. Next point, hence it is used for high voltage application. Like distribution transformer comma power transformer. इधर आएंगे. It is used for less voltage application. Like electronics transformers. ठीक है, तो जो हाई वोल्टेज है वो ये यूज किया था, लो वोल्टेज में ये यूज किया था. अब नेक्स्ट पॉइंट में लिखोगे नोट करके लिखोगे. पहला पॉइंट नोट, दोनों का जो मटेरियल होता है वो सेम होता है, इसलिए आप नोट करके लिखोगे. द मटेरियल यूज फॉर कोर इज CRGO steel with laminated structure. नेक्स्ट पॉइंट, अब देखो इन दोनों में लीकेज फ्लक्स यहां ज्यादा होता है, यहां कम होता है. सर कैसे बोल रहे हो? यहां पे यहां देखते बेटा, जो हाई वोल्टेज से फ्लक्स निकलेगा वो तो इस एयर से भी अपना पाथ कंप्लीट कर सकता है, तो यहां लीकेज फ्लक्स तो हुआ ना. जबकि यहां जरा आ जाओ, जो हाई वोल्टेज से फ्लक्स निकलेगा वो कहां चला जाएगा? कोर में चला जाएगा. देख रहे हो ये? अब कोर के थ्रू जाएगा तो इधर से आएगा नहीं, वो किसी ना किसी वाइंडिंग के थ्रू अपना पाथ कंप्लीट करेगा. तो कोर में चला जाएगा तो कैसा हो जाएगा? वो बिकम यूजफुल फ्लक्स. इसलिए जो लीकेज फ्लक्स होता है वो यहां ज्यादा होता है, यहां कम होता है. नेक्स्ट पॉइंट भी होगा नोट में, कोर टाइप हैज
core type has comparatively more leakage flux than cell type. Core type has comparatively more leakage flux than cell type. ठीक है ना? तो ये तो था जो डिफरेंट टाइप के हम कोर यूज करेंगे वो कौन कौन से कोर होंगे. तो होगा एक कोर टाइप, दूसरा सेल टाइप. बेसिकली जो तुम ट्रांसफॉर्मर पढ़ोगे ये डिस्ट्रीब्यूशन एंड पावर ट्रांसफॉर्मर होगा और वो किस नेचर का होगा, वो कोर टाइप होगा. ठीक है. नाउ लेट अस सी द क्रॉस सेक्शन ऑफ कोर. यानी कि जैसे हमने यहाँ पे कोर जो यूज किया था, ये समथिंग एक कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर था जिसका ये कोर था ना. अब इस कोर को अगर यहां से कट करते हैं, मान लो यहां पे हम कट मारते हैं इस तरह से, जब कट करोगे यहां पे तो किस टाइप का ये दिखेगा उसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शन ऑफ कोर. तो डेफिनेटली ये जो क्रॉस सेक्शन ऑफ कोर होते हैं वो बेसिकली रेक्टेंगुलर, सर्कुलर एंड क्रूसीफॉर्म और स्टेप कोर में डिवाइड किए जाते हैं. ये बेसिकली तीन टाइप के आपके कोर दिखते हैं. जब यहां से इसको कट करोगे, यहां से कट मारोगे ना ये, और यहां पे देखोगे जो ये एरिया जो देखोगे इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शन ऑफ कोर. तो कोर के क्रॉस सेक्शन कैसे होते हैं? इट मे बी रेक्टेंगुलर होगा, यानी कि वो कुछ रेक्टेंगुलर का मतलब ये हुआ, ये देख रहे हो, अगर मान के चलो इस तरह का ये कोर है, ये इस तरह का ये कोर है, ये तो ये एरिया कैसा हुआ, रेक्टेंगुलर. देख रहे हो, अगर ये इस तरह का ये मान के चलो एक लिंब है, यहाँ एक योक है, यहाँ एक योक है, यहाँ एक लिंब है, यहाँ एक योक है. अगर इस तरह से बना हुआ है, चार आपके पास दो लिंब और दो योक बना हुआ है, तो ये इस तरह का आपका ट्रांसफॉर्मर हुआ ना जिसपे की वाइंडिंग करने वाले हो, कोर हुआ. तो ये जो है ये कैसा दिखेगा तुमको, इट्स लुक लाइक रेक्टेंगुलर. तो इस वाले कोर को, जिसमें जो आपका कोर लगा हुआ है वो कुछ इस नेचर का है, इट इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर कोर. नाउ इट मे हैपन दैट द कोर जो है वो कुछ इस नेचर का हो, ये ग्लास जो है राउंड है, कुछ इस नेचर का हो. इफ अगर इस नेचर का होगा कोर, जैसे कि एक यहां पे ये कोर है, फिर यहां कोर है, फिर यहां कोर है, फिर यहां कोर है, यानी कि दो लिंब और दो योक है. अगर ये इस तरह का कोर होगा, इस पे बाइंडिंग करोगे और जब इसको कट करोगे तो तुमको क्या दिखेगा, ये सर्कल, ये रीजन दिखेगा. ये सर्कुलर कोर होते हैं. इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं. लेट्स सी. तो हमारे पास बेसिकली दो टाइप के होंगे, या तो रेक्टेंगुलर होगा या सर्कुलर होगा. तो जो रेक्टेंगुलर होगा, यहां पे ज्यादा ध्यान दो, अगर रेक्टेंगुलर होगा और इस पे तुम वाइंडिंग करोगे तो इस कॉर्नर पे बेटा वाइंडिंग में बहुत हेवी मैकेनिकल स्ट्रेस आएगा. आई एम रिपीटिंग, एक वाइंडिंग लोगे और ये रेक्टेंगुलर होगा पूरा, तो वाइंडिंग मुड़ेगा ना, और जहां वाइंडिंग मुड़ेगा दैट इज द वेरी हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ. उसमें ना मैकेनिकल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा आएगा और इसकी मैकेनिकल स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, यानी कि इस वाले वाइंडिंग की मैकेनिकल स्टेबिलिटी कम हो जाएगी. इसलिए ये जो रेक्टेंगुलर कोर है वो ओनली स्मॉल रेटिंग के मशीन में यूज किए जाते हैं, बिकॉज इसके पास जो मैकेनिकल स्टेबिलिटी होती है वो कम होता है और मैकेनिकल स्ट्रेस ज्यादा होता है. क्लियर? तो जो ये सर्कुलर कोर है ये यूज किया जाता है हाई रेटिंग के मशीन के लिए. बट इसके साथ में एक डिफिकल्टीज है. क्या डिफिकल्टीज है सर? ये कोर जो है वो तो लेमिनेटेड स्ट्रक्चर होता है, एक सॉलिड कोर थोड़ी होता है. ये सॉलिड नहीं होता बेटा, ये क्या होता है, पतले पतले पतला पतला स्ट्रिप से स्टैक्ड होता है. मतलब पतला पतला मटेरियल से, सीआरजीओ के प्लेट से लगा के तुम स्टैक करते हो, जिससे स्टैकिंग फैक्टर भी निकाला जाता है. और स्टैकिंग फैक्टर कितना होता है? स्टैकिंग फैक्टर इज इक्वल टू के एस से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, के सफिक्स एक्स से. इट इज इक्वल टू, इट इज द रेशियो ऑफ नेट क्रॉस सेक्शन एरिया, नेट क्रॉस सेक्शन एरिया टू ग्रॉस क्रॉस सेक्शन एरिया. क्या मतलब है सर? ये जो रेड देख रहे हो बेटा, ये इंसुलेशन लगा हुआ है. रेड सब क्या है? इंसुलेशन लगे हुए हैं. मतलब एक मटेरियल इंसुलेशन ये लेमिनेटेड स्ट्रक्चर होता है. तो इस क्रॉस सेक्शन एरिया ये दिख रहा है, ये क्या हुआ? ग्रॉस क्रॉस सेक्शन एरिया हुआ. जबकि नेट कितना कितना हुआ? दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस, ये सबको ऐड करोगे तो नेट क्रॉस सेक्शन एरिया मिलेगा. तो बाय डिफॉल्ट जो ग्रॉस क्रॉस सेक्शन एरिया है वो ज्यादा होगा नेट क्रॉस सेक्शन एरिया से, और ये नियर अबाउट 0.9 के बराबर होता है. यानी कि नेट क्रॉस सेक्शन एरिया ना कम होता है, यानी कि लगभग 10% ना इंसुलेशन यूज किया जाता है पूरे क्रॉस सेक्शन में. तो लेमिनेटेड स्ट्रक्चर होता है टू रिड्यूस द एडी करंट लॉस. एडी करंट लॉस को कम करने के लिए ये क्या करते हैं हम लोग? लेमिनेटेड स्ट्रक्चर रखते हैं. अब देखो इसमें क्या है, जितने भी लेमिनेशन तुम देख रहे हो उन सबकी डायमेंशन सेम है. बट यहां देखो ये पतला है, ये थोड़ा सा छोटा है, ये उससे बड़ा है, बड़ा है, बड़ा है, बड़ा है, बड़ा है, फिर छोटा छोटा छोटा, यानी कि यहां जो है ना डायमेंशंस अलग अलग है. तो इस केस में
लेमिनेशन में मैन्युफैक्चरिंग करना डिफिकल्ट होता है, इसलिए सर्कुलर कोर की तरफ हम लोग नहीं जाके कहां जाते हैं, क्रूसीफॉर्म कोर में और स्टेप कोर में। ये भी ना देख रहे हो, ये इसका भी जो है बाहर से जब देखोगे ये सर्कुलर ही दिखेगा। सर्कुलर होने से एक और फायदा होगा कि सर्कुलर का जो पेरीफेरी होगा ना वो कम होगा, तो कॉपर रिक्वायरमेंट कम हो जाएगा, कोर कम हो जाएगा। ये एरिया और ये एरिया में ये एरिया कम होगा तो कोर रिक्वायरमेंट कम हो जाएगा। तो इस तरह से एडवांटेज होते हैं। तो हाई रेटिंग के जो मशीन है उसमें सर्कुलर कोर प्रीफर करते हैं हम, लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या है, इसका ड्रॉबैक ये है कि सारे इंसुलेशन की जो सारे जो थिकनेस है, लेमिनेशन है, उन सारे लेमिनेशन की जो डायमेंशन है वो अलग अलग है, वो सारा मटेरियल अलग अलग काटना पड़ेगा। इसलिए हम लोग जाते हैं क्रूसीफॉर्म और स्टेप्ड में। ये ना स्टेप बाई बनाया जाता है, देखो स्टेप्ड बाई बनाया जाता है, यानी कि यहां से इस वाले की और इस वाले की डायमेंशन सेम हो गई, फिर इसकी डायमेंशन सेम हो गई, इसका सारे का डायमेंशन सेम हो गया। तो मैन्युफैक्चरिंग इजी करने के लिए एज वेल एज यहां हो गया अब डक्ट, है ना, आराम से वायर यहां पे जाएगा और वाइंडिंग को ठंडा भी करेगा। तो इन्हीं सब पॉइंट को देखते हुए हम लोग कौन सा कोर बनाते हैं, क्रूसीफॉर्म कोर। इसको स्टेप्ड कोर, सीढ़ी जैसा होता है, तो एक एक स्टेप करके, लेकिन अगर इसका पेरीफेरी देखो तो कैसा दिखेगा, सर्कुलर। यानी कि जब तुम वाइंडिंग अब लपेटोगे तो सर्कुलर ही लपेटोगे ना, तो फिर मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी मेरा बना रहा। और इसमें जो ड्रॉबैक थे कि डिफरेंट डिफरेंट लेमिनेशन के डायमेंशंस अलग अलग थे, वो भी मेरा खत्म हो गया। तो इसलिए हम लोग बेसिकली कौन सा यूज करते हैं, क्रूसीफॉर्म और स्टेप्ड कोर। ये जो स्टेप होता है वो जनरली 3 से 14 होता है। ये इलेक्ट्रिकल मशीन्स में या ट्रांसफार्मर में ये जो स्टेपिंग होता है वो 3 से 14 तक स्टेप किया जाता है, डिपेंड्स ऑन द मशीन्स रेटिंग। क्लियर हो गई बात? तो पहले वीडियो पॉज करोगे और लिखोगे, वीडियो पॉज करके कॉपी कर लोगे, लिखोगे पहला पॉइंट लिखोगे, द कोर क्रॉस सेक्शन is rectangular for a small rating machine. The core cross section is rectangular for a small rating machine. Next point, in rectangular core, core and copper requirement is more. Core and copper requirement is more. Next point, the mechanical stability is also less. Mechanical stability is also less. That is, mechanical stress is also high. That is, mechanical stress is high. Next point. Hence, for large rating machine, we should prefer circular cross section. We should prefer circular cross section, but the dimension of lamination of each plate is different. The dimension of lamination of each plate is different. Hence we preferred cruciform core. Hence we preferred cruciform core for high rating machines, for high rating transformer, Next point, generally 3 to 14 steps are used. Generally 3 to 14 steps are used in cruciform core. तो जनरली जो हाई रेटिंग के ट्रांसफार्मर दिखते हैं उसमें ना ये क्रूसीफॉर्म कोर ही लगाया जाता है। आई होप कि क्लियर हो गया ये चीज। नेक्स्ट, नाउ लेट अस सी द वाइंडिंग दैट आर यूज्ड इन ट्रांसफार्मर। तो कितने टाइप के वाइंडिंग्स यूज होते हैं ये देखना है कि जो वाइंडिंग्स हम करते हैं वो कैसे करते हैं, किस तरीके से किया जाता है। ये बेसिकली 3 टाइप के वाइंडिंग मशीन ट्रांसफार्मर में यूज किए जाते हैं। एक को बोलते हैं हेलिकल वाइंडिंग। हेलिकल का मतलब होता है ना, हेलिकल आया है हेलिक्स से, इसको हेलिक्स वाइंडिंग भी कहा जाता है। और हेलिक्स का मतलब होता है सर्कुलर मूवमेंट एंड एक्सियल मूवमेंट, सर्कुलर प्लस एक्सियल मूवमेंट। इसका मीनिंग क्या हुआ सर्कुलर प्लस एक्सियल मूवमेंट का? आपको एक वायर लेना है, देख रहे हैं यहां पे मेरे हाथ पे एक ये लिंब है, एक ही लिंब दिखाया गया पूरे ट्रांसफार्मर में। एक वायर लेना है और
को इंसुलेटेड वायर है, ये इस पे ऑलरेडी इंसुलेटर लगा हुआ है, एक वायर लेना है और क्या करना है, इस तरह से घूमना है, सर्कुलर नीचे की तरफ घूमते जाओ, स्प्रिंग के टाइप का, स्प्रिंग तो सटा होता है बट उसी के टाइप का, या फिर आपके घर में जो स्पाइरल कॉपी आता है उसी टाइप का, वो क्या होता है, वो राउंड में होता है और क्या होता है, एक्सियल भी बढ़ता है, तो इसको बोलते हैं हेलिकल वाइंडिंग। यानी कि एक वायर लिए हम राउंड में घूम रहे हैं और नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं या ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं, इट इज कॉल्ड हेलिकल वाइंडिंग और हेलिक्स वाइंडिंग। ये कहां यूज होते हैं, इट इज यूज इन द स्मॉल रेटिंग मशीन, जो छोटे रेटिंग के मशीन है, मिनिमम अप टू 100 एम्पियर के मशीन है, जो छोटे रेटिंग के मशीन है अप टू 100 और 200 अप टू 200 एम्पेयर, तो ये जो छोटे रेटिंग के मशीन है ना, उसी में हेलिक्स वाइंडिंग और हेलिकल वाइंडिंग यूज किया जाता है छोटे रेटिंग के मशीन में। अब जो बड़े रेटिंग के मशीन हैं उनमें ये इधर की तरफ आते हैं, हम लोग या तो क्रॉस ओवर वाइंडिंग यूज करते हैं और डिस्क टाइप वाइंडिंग यूज करते हैं। देखो ये क्रॉस ओवर वाइंडिंग और डिस्क टाइप वाइंडिंग में बहुत माइनर डिफरेंस है, लेट्स सी क्या होता है। ये जो क्रॉसओवर वाइंडिंग है इसमें हम करते क्या है, सबसे पहले इंसुलेटर ले लेते हैं। इंसुलेटर जो इंपीग्रेटेड पेपर होता है वो राउंड शेप का होता है और वो इंपीग्रेटेड पेपर ले लेते हैं और उसमें इंसुलेटेड वायर जिसपे ना इंसुलेशन लगा हुआ है, वायर लेके एक गुच्छा बना लेते हैं। जैसे हमारे घर में जो आता है ना आपका वायर का बंडल जो आता है उस टाइप का, देख रहे हो। उसमें क्या होता है, सपोज करो कि तुम्हारे घर में जो वाइंडिंग के लिए वायरिंग कराने के लिए जो वायर के बंडल्स आते हैं, देख रहे हो वो कैसा होता है, गुच्छा जैसा एकदम पूरा, उसी टाइप का हमको बनाना होता है। हमने एक टर्मिनल लिया, यहां से स्टार्ट हुए, घूम रहे हैं और पूरा ना बंडल बन गया और एक टर्मिनल निकल गया, देख रहे हो यहां से एक टर्मिनल निकल गया, एक टर्मिनल निकल गया और ये पूरा ना एक बंडल बन गया। सिमिलरली हमने दूसरा बंडल बनाया, ये ब्लू वाला, क्या किए, एक ये होता क्या है, ये इंसुलेटर पहले ले लेते हैं और उसी पे लपेट देते हैं, तो क्या मिलेगा हमको, पूरा गुच्छा मिल जाएगा। इस तरह से इसको हमने कनेक्ट कर दिया, यहां पे इन दोनों को हमने कनेक्ट कर दिया, दिस बिकम क्रॉस ओवर वाइंडिंग। ये कहां यूज किया जाता है, ये यूज किया जाता है हाई वोल्टेज, वोल्टेज तो हाई हो, लो रेटिंग हो, लो रेटिंग हो, वोल्टेज ज्यादा होगा, ये तो स्मॉल रेटिंग के लिए, लो वोल्टेज एंड स्मॉल रेटिंग मशीन के लिए यूज होती है। ये ना हाई वोल्टेज एंड लो रेटिंग, रेटिंग तो लो है मतलब करंट तो कम है बट वोल्टेज ज्यादा है, हम कौन सा वाइंडिंग यूज करते हैं, क्रॉस ओवर वाइंडिंग। डिस्क ओवर वाइंडिंग, और एक और बात है, एक और बात, अब ना ये ऐसे ही नहीं होता, इसके अंदर भी वाइंडिंग डाले जाते हैं। जैसे ये बाहर वाला काम हो गया, मान के चलो ये एचबी वाइंडिंग है, सिमिलरली एलबी वाइंडिंग भी तो होता है अंदर, तो इसके अंदर एलबी प्लेस किए। इस तरह से ना ये कुछ कोसेंट्रिक वाइंडिंग होता है, ये और ये दोनों ही, तो इन दोनों में देखो यहां पे दिखाया भी हुआ है, तो ये ना अंदर की तरफ भी वाइंडिंग किए जाते हैं, इसमें यहां पे नहीं दिखाया हुआ, तो ये ना कुछ इस टाइप के वाइंडिंग हो जाते हैं आपके कोसेंट्रिक, है ना, तो अंदर वाला एलबी बाहर वाला एचबी, इस तरह के वाइंडिंग्स हो जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं डिस्क टाइप में, ये जो यूज किया जाता है ये हाई वोल्टेज हाई रेटिंग के लिए, हाई वोल्टेज हाई रेटिंग, यानी कि हाई कैपेसिटी मतलब कि हाई रेटिंग एज वेल एज हाई वोल्टेज के लिए यूज किए जाते हैं ये वाले डिस्क टाइप बाइंडिंग। अंतर ये है, यहां पे वायर लिया गया था, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने के लिए वायर लिया गया था, यहां पे ना डिस्क लेते हैं चौड़े से वायर, वो ना रेक्टेंगुलर वायर होता है, डिस्क मतलब कि प्लेट जैसा होता है। यहां पे क्या होता है, सॉलिड एक सर्कुलर वायर होता है, आराम से लपेट सकते हो। यहां पे ना वो थोड़ा सा मोटा सा होता है, कुछ आपके पास चौड़ा जो स्ट्रिप जैसे स्केल हो गया ना, स्केल टाइप का स्ट्रिप होता है, वो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप होता है, उससे इसको किया जाता है। मतलब यहाँ पे एक राउंड घूमे, फिर नीचे आए, कनेक्ट किए, फिर उसके अंदर भी उसी तरह से डिस्क बनाए, तो ये डिस्क जैसा दिखेगा, दिखेगा डिस्क मोटा सा, एक चौड़ा सा, एक डिस्क जैसा दिखेगा, कोल्ड डिस्क टाइप बाइंडिंग। ये दोनों ही आइडेंटिकल होते हैं दिखने में, अंतर ये है कि वायर से ये बाइंडिंग किया जाता है और ये डिस्क मोटे मोटे स्ट्रिप से किया जाता है। यहां जो है ना स्पेस छोड़ा जाता है कूलिंग के लिए, देख रहे हो, यहां से आराम से वायल जाएगा और इन वायल सबको टच करके आराम से कूल कर देगा। इस तरह से ये डिफरेंट 3 टाइप के बाइंडिंग्स हम लोग यूज करते हैं। तो सबसे पहले वीडियो पॉज करेंगे, कॉपी करेंगे बोर्ड पर से और पॉइंट लिखेंगे। फॉर ए स्मॉल रेटिंग मशीन हेलिकल वाइंडिंग इज यूज, फॉर ए स्मॉल रेटिंग मशीन हेलिकल वाइंडिंग इज यूज in which insulated wire is used, in which insulated wire is used, in which insulated wire is used, and winding is carried out by circular and axial movement, and winding is carried out by
circular and axial movement. Next point, the crossover winding. In crossover winding, insulated wire is wound on insulator make a shape like cylinder. एक सिलेंडर जैसा बन जाता है ये. Make a shape like cylinder. Next point, several cylindrical winding is connected concentric. Several cylinder winding is connected concentric as well as axial. मतलब ये ऐसे भी कनेक्ट किया जाता है और कोसेंट्रिक भी इसमें डालते जाते हैं. कोसेंट्रिक एंड एक्सियल. नेक्स्ट, इट इज यूज फॉर हाई वोल्टेज लो रेटिंग ट्रांसफार्मर. इट इज यूज फॉर हाई वोल्टेज लो रेटिंग ट्रांसफार्मर. नेक्स्ट, डिस्क टाइप वाइंडिंग. इन डिस्क टाइप वाइंडिंग, rectangular conductor is used to make disc. Next point, it is used for high voltage and high rating application. Hence it is used for high voltage and high rating application. Now let us see some different part that is used in transformer. Some other parts that are conservator. तो कंजर्वेटर क्या होता है? आप ये ट्रांसफार्मर के ना ऊपर देखोगे एक सिलेंडर लगा होता है. ट्रांसफार्मर के ऊपर एक ट्रांसफार्मर होगा, उसके ऊपर सिलेंडर लगा होता है, उसको कंजर्वेटर कहा जाता है. सर क्यों कंजर्वेटर की जरूरत है? देखो, अब ट्रांसफार्मर जो है ना वो पूरी तरह से वायल से फील्ड नहीं किया जाता. अगर पूरी तरह से वायल से फील्ड कर दो ना ब्लास्ट कर जाएगा, है ना. अगर हीट होगा तो वायल बढ़ेगा तो ब्लास्ट करेगा, इसलिए कंजर्वेटर डाला जाता है. कंजर्वेटर क्या होता है? वो कनेक्टेड होता है ट्रांसफार्मर से. जब ट्रांसफार्मर हीट होगा वायल की डेंसिटी बढ़ेगी, वायल बढ़ेगा मतलब, तो उससे क्या होगा? वायल एक्सपेंड होने के चलते वो कंजर्वेटर में चला जाएगा. ठीक, फिर जब वायल ठंडा होगा, ट्रांसफार्मर बंद होगा, ठंडा होगा, तो क्या होगा? वायल का कॉन्सेंट्रेशन घटेगा एंड वो नीचे की तरफ शिफ्ट होगा. तो कंजर्वेटर क्या करेगा? वायल को सप्लाई कर देगा. तो इस तरह से कंजर्वेटर एज नेम इंडिकेट कंजर्व, तो वायल को कंजर्व करने का काम करता है. जब ट्रांसफार्मर हीट होता है तो एक्सेसिव वायल कंजर्वेटर में आ जाता है. जब ट्रांसफार्मर कूल होता है तो रिक्वायर्ड वायल कंजर्वेटर से ट्रांसफार्मर को चला जाता है. क्लियर हो गया? अब देखो, जब ट्रांसफार्मर से वायल जाएगा अंदर के कंजर्वेटर से वायल जाएगा ट्रांसफार्मर में, तो डेफिनेटली हवा तो आएगा ना भाई. अगर एक कप ले लेते हो, कप ले लो और उसमें हवा, कोई भी मतलब पानी तुमको अगर या फिर वायल तुमको निकालना है तो वहां पे एयर आएगा तभी निकलेगा ना. अगर तुम एक डब्बा लेते हो, नीचे से बंद कर दो या ऊपर से बंद कर दो, देखते तो पानी नहीं निकलता है. क्यों नहीं निकलता? या फिर पाइप ले लो, पाइप में पानी खींच लो और पाइप का ना दूसरा एंड बंद कर दो, तो पानी निकलेगा नहीं. वो समझना, वाटर इनलेट बंद हो जाएगा, उसका आउटलेट बंद हो जाएगा. तो हमें क्या करना होता है? एयर आना चाहिए. तो एयर आएगा कहां से? जब तुम कंजर्वेटर से वायल नीचे की तरफ जाएगा तो उसमें एयर तो आएगा, तो उसको एयर आएगा किसके थ्रू? ब्रीथर के थ्रू. ब्रीथर समझ लो, सांस लेना, तो ब्रीथर के थ्रू आएगा. लेकिन अब जो इन्वायरमेंट का वायर है, जो बाहर का वायर एयर है, उसमें तो मॉइस्चर है, मॉइस्चर ह्यूमिडिटी होती है, तो ह्यूमिडिटी के चलते उसमें मॉइस्चर्स होते हैं. अब अगर पानी जाएगा तो ट्रांसफार्मर की ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ कमजोर हो जाएगी, ट्रांसफार्मर की जो वायर है उसकी ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ कम हो जाएगी. हेंस उसमें लगाया जाता है सिलिका जेल. सिलिका का काम होता है, तुम्हारे बैग में ना आता है, बैग में, जूता में ये सिलिका के पाउडर्स डाले होते हैं, सिलिका के क्रिस्टल्स डाले होते हैं. क्या करता है सिलिका? मॉइस्चर को खींच लेता है, मॉइस्चर को अपने अंदर खींच लेता है एंड बिकम पिंक से ब्लू बन जाता है ना. तो ये जनरली ब्लू होता है और जब मॉइस्चर लेता है तो ये पिंक में कन्वर्ट होता है. एनीवे, तो हमारे पास ना वो सिलिका जेल होता है. जैसे एयर आता है तो उस सिलिका जेल के थ्रू आता है ताकि मॉइस्चर उसमें से हट जाए. तो ब्रीथर का क्या काम होता है?
उसमें से जब एयर पास करेगा, जब वायल नीचे जाएगा तो उसको एयर चाहिए होगा, तो उस एयर जब इनलेट होगा तो उसमें से मॉइस्चर कंटेंट को हटाना। नेक्स्ट, व्हाट इज द बुशिंग? बुशिंग क्या ऑलरेडी बता चुके हैं, ये जो वाइंडिंग्स है उनको वाइंडिंग को ऊपर लेके आते हैं तो ये टैंक से कनेक्ट ना हो, इसी के लिए हम बुशिंग यूज करते हैं, तो टैंक में सप्लाई नहीं चला जाए इसके लिए। एंड द लास्ट, बकल्स रिले यूज करते हैं तो फॉर द प्रोटेक्शन, यानी कि जब ट्रांसफार्मर ओवर हीटेड हो जाएगा, फॉल्ट हो जाएगा उसमें, तो ओवर हीटेड हो जाएगा, हेवी करंट फोन होने लगेगा, देन दिस रिले गेट ओपन ट्रांसफार्मर, तो बकल्स रिले प्रोटेक्शन के लिए यूज किए जाते हैं। इसके पूरे ऑपरेशन बकल्स रिले का आपको पावर सिस्टम में पढ़ना है ना, उसमें रिले के जो टॉपिक पढ़ोगे उसमें बकल्स रिले पढ़ने होते हैं। लिखोगे पहला कंजर्वेटर, लिखोगे इट इज यूज टू कंजर्व द वायल, इट इज यूज टू कंजर्व द ट्रांसफार्मर वायल, इट इज यूज टू कंजर्व द ट्रांसफार्मर वायल। नेक्स्ट पॉइंट, when transformer heated, when transformer heated, while expand and hence excessive oil conserve in the conservator, conserve in the conservator. Next point, when transformer cool down, when transformer cool down, जब ठंडा होता है, then the required oil is supplied by conservator, supplied by conservator. Next point, when oil supplied to the conservator, sorry breather के बारे में लिखोगे, breather हेडिंग दोगे, सब हेडिंग breather लिखोगे। when oil supplied to the transformer from the conservator, then air inlet is required. When oil supplied to the transformer from conservator, then air inlet is required. Next point, for moisture free air inlet, for moisture free air inlet, breather is used. For moistureless or moisture free air inlet, breather is used which contains silica gel crystal, which contain silica gel crystal, which absorb the moisture from air, which absorb the moisture from air. Next, bushing, bushing heading देंगे, लिखोगे it is used to insulate, it is used to insulate transformer windings or terminals, insulate transformer winding or terminals from transformer tank, from transformer tank, ठीक है, ये इंसुलेशन का काम करता है। नेक्स्ट, बेसिकली ये वायल फील्डेड और कैपेसिटर टाइप होता है, तो दो टाइप का होता है बेसिकली, वायल फील्डेड कैपेसिटर एंड एक वैक्यूम टाइप का भी होता है, तो बेसिकली दो तीन टाइप के ये आपके पास बुशिंग यूज किया जाता है। लिखोगे इट इज जनरली वायल फील्डेड कॉमा कैपेसिटर टाइप, इट इज जनरली वायल फील्डेड कॉमा कैपेसिटर टाइप, वायल फील्डेड कॉमा कैपेसिटर टाइप। नेक्स्ट, बकल्स रिले, next buckles relay, it is used to protect the transformer, it is used to protect the transformer, it is used to protect the transformer during fault condition and overloading condition, during fault and overloading condition, ठीक है। अब नेक्स्ट एक नोट करके लिखना, नोट द ट्रांसफार्मर वायर जो यूज किया जाता है वो किस पर्पस से यूज किया जाता है, एक तो टेम्परेचर लेके बाहर रेडियल जो रेडियंट ट्यूब होता है उसमें भेज के ठंडा करने के लिए, एक तो टेम्परेचर कम करने के लिए यानी कि टेम्परेचर राइज को रोकने के लिए, दूसरा कूल करने के लिए ट्रांसफार्मर को, ट्रांसफार्मर कूलिंग के लिए, एज वेल एज इंसुलेशन के लिए। तो इंसुलेशन मतलब अगर दो वाइंडिंग लेते हो, है ना, एक दो वाइंडिंग्स लेते हो
ये HB और LB, इनके बीच में इंसुलेशन तुम लगाए हो, तो अगर एयर होगा, अगर कुछ नहीं लगाते हो एयर, तो एयर का जो ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ होता है वो 30 किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर होता है। यानी कि 30 किलो वोल्ट से ज्यादा लोगे तो एयर ब्रेकडाउन कर जाता है 1 सेंटीमीटर में। और जबकि ये ट्रांसफॉर्मर वायर जो यूज किया जाता है वो 50 किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर होता है। पिक टू पिक वोल्टेज है, ये पिक टू पिक वोल्टेज है। तो ये 50 किलो वोल्ट तक ट्रांसफॉर्मर वायर आपका ब्रेकडाउन नहीं करता, मतलब ही कनेक्ट नहीं होता। इसलिए ट्रांसफॉर्मर वायर की ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ ज्यादा होती है एज कंपेयर टू एयर। तो ये इंसुलेशन का भी अच्छा काम कर लेता है एंड कूलिंग का भी काम कर लेता है। तो ट्रांसफॉर्मर वायर का दो पर्पस होता है, एक कूलिंग एज वेल एज इंसुलेशन। लिखोगे नोट करके, नोट में लिखोगे, ट्रांसफॉर्मर वायर हैज बेसिकली टू फंक्शन। ट्रांसफॉर्मर वायर हैज बेसिकली टू फंक्शन। फर्स्ट, to cool the transformer, for cooling of transformer, for cooling of transformer, and दूसरा for insulation, for insulation, for insulation, because the breakdown strength, because the breakdown strength of transformer wire is 50 kilovolt per centimeter. Breakdown strength of transformer wire is 50 kilovolt per centimeter.